या उनसे कोई चीज़ आपको मिली जिसने आपका पूरा जीवन ही बदल दिया? जिन लोगों को हम वीडियोस में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सब के सब आपकी आंखों के सामने खड़े हुए हैं। भाई मेरे पैर कप रहे थे वहां पे। वो कौन-सा पल रहा था जब आपको रियलाइज़ हुआ हो कि हाँ, मैं इस फ़ील्ड में अपना करियर बना सकता हूँ? अब जो होगा देखा जाएगा। अब तो कर ही लेंगे कहीं ना कहीं जो भी होगा। जो तो भी करना है वही इसी अब में ही बोल सकते हैं आशीर्वाद अब इनका मिल गया, अभी देखते हैं जैसा होगा। बस अब इसको छोड़ना नहीं है। कभी कोई ऐसा मोमेंट हुआ जब आप लाइव परफ़ॉर्म कर रहे हो, कोई फ़नी या एम्बैरेसिंग किस्सा हुआ हो? बनी तो मेरी हालांकि पूरी लाइफ ही है। 12th का मेरा एग्जाम था मैथ्स का। ठीक है। तो ये चीज कुछ पर्सनली है, कभी किसी को शेयर नहीं की। हाँ, नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग नंदन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल चाय विद बाबू पर। आज के हमारे गेस्ट हैं म्यूज़िक इंडस्ट्री में अपने खुद को रिप्रेजेंट करने वाले रुद्राक्ष पाठक जी एज़ अ फ्लूट प्लेयर। नमस्कार रुद्राक्ष पाठक जी, स्वागत नमस्कार। है आपका। कैसे हैं आप? अच्छे तो, तो बताइए कुछ अपने बारे में। एक मुझे लाइन याद आ जाती है ऐसे में हाँ, कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहमन हीरा कब कहे लाख में मोल। तो अपने मुंह क्या तारीफ, घर वालों ने नाम दिया है रुद्राक्ष। ब्राह्मण कुल में है तो पाठक, और बाकी का आप लोग बांसुरी वादक के तौर पे जानते हैं। वादक नहीं, हम तो कहेंगे साधक आप बोलें, क्योंकि हाँ, वादक तो पता नहीं कब बन पाएंगे, क्योंकि ये बहुत लंबा सफर है, लंबी यात्रा है। बिल्कुल भाई। और मेरे काफी क्लोज फ्रेंड है, उनकी माता जी ने हमें ये नाम दिया था, जो एक निकनेम है, आप लोग जानते हैं सोशल मीडिया इंस्टाग्राम के थ्रू, द फ्लूट बॉय। सो यस तो द ये। फ्लूट बॉय नाम आपको एक फ्रेंड की हाँ, एक फ्रेंड की उनकी मदर ने दिया है। ऐसे ही आजकल इंस्टाग्राम पे काफी चलता है ना हाँ, कि टैग मी योर निकनेम ऐसा करके। ऑल्सो नोन एज़ हाँ, सो उन्होंने हिंदी में बोला था एक बांसुरी लड़का। अच्छा, तो हमने कहा यार इसका क्या करें। हाँ। तो चलो अच्छे करे, ठीक है, द फ्लूट बॉय अच्छा लग रहा है। सो तो रुद्राक्ष जी आपने इस म्यूज़िक करियर में अपनी स्टार्टिंग कब से की थी? स्टार्टिंग का तो ऐसा है कि मेरे पिताजी वो म्यूजिक ठीक टीचर ही है। ठीक है। और घर में माहौल म्यूजिक का ही रहा है हमेशा से ही। बांसुरी पापा बजाते हैं, पापा एक्चुअली मल्टी टैलेंट है, वो काफी इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। तबला जैसे उनका मेन इंस्ट्रूमेंट बेसिकली है, सोलो तबला, इंडियन क्लासिकल। हारमोनियम बजाते हैं, बांसुरी भी प्ले करते हैं, वो बैंजो भी प्ले करते हैं। सो पापा लाइक ऐसा था कि म्यूजिक से साइड में मेरा फॉर्म वॉर्म फिल करा दिया कि चलो जिंदगी में कुछ नहीं किया तो एटलीस्ट यही कर लेंगे। हाँ, तो फिर इंटरेस्ट लाइक 2017 में मेरे 12th के एग्जाम होने को थे। सो वहां से मेरा शौक लगा कि अच्छा फ्लूट ट्राई करके दे सकते हैं, हारमोनियम तो बजाते बजाते हैं। ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स? हाँ, ड्यूरिंग एग्जाम्स ठीक। मुझे अभी भी याद है 14th ऑफ मई मेरा एग्जाम था। हाँ, और 7th मई 7 मई चल रही थी, और बैठे हुए थे, तो मेरा शायद थोड़ा सा कुछ चीजों में फिर में भी ऐसा रहता है। सो मेरे माइंड में थॉट चल रहा था, आपने चांदनी चौक पे चाइना देखी हो, हाँ, ऐसी कौन सी तेरे अंदर यूं है सिद्धू। सिद्धू हाँ, सबके अंदर एक स्पेशल हाँ, ग्लू होता तो आई वाज लाइक कि यार देखो मेहनत हमसे होती रही, स्कूल में कभी काम मेरा पूरा नहीं रहा, मार बहुत चक्कर में है। पड़ी बैक है। बेंचर्स रहे क्या आप? नहीं, बैक बेंचर्स नहीं, एवरेज रहे हैं, बट कभी काम पूरा नहीं, नोट्स कभी मेरे पूरे नहीं हुए। क्या ऑफिस वर्क करेंगे, 9 to 5 जॉब हमसे होने से रहा, कॉर्पोरेट क्या लाइफ। कर सकते हैं एग्जैक्टली कि इंटरेस्ट रहे और एटलीस्ट उसमें टाइम स्पेंड करें, पता ना चले। अच्छा, ड्यूरिंग दैट टाइम एक छोटा सा ग्रुप बना, तो सुबह हम लोग चले जाते 7-8 बजे, और शाम के 7 बज रहे, 12-12 घंटे, 10-10 घंटे हो रहे, टाइम पता ही नहीं चल रहा है यार। वो एग्जाम के टाइम की बात है। हाँ, क्या कर सकते हैं, तो फाइनली डिसाइड किया चलो अच्छा म्यूजिक में एक बार के लिए देखते हैं, ट्राई करें। ट्राई करते हैं। और इससे तो मेरा होना नहीं कुछ, मैथ्स वैथ्स सब बाउंस होने लगी थी मेरे। साइन थीटा, कॉस थीटा। हाँ एग्जैक्टली। ऊपर से पीसीएम जो आपने ले रखा है। हाँ, एक इसमें भी थोड़ा मजेदार वाकया है। 12th का मेरा एग्जाम था मैथ्स का। ठीक है। ये चीज कुछ पर्सनली है, कभी किसी को शेयर नहीं की। हाँ, मैथ्स में मेरा 0/100 ऐसा हो रखा था, बाउंस स्टार्टिंग में सीखी थी। तो ये होता था कि एग्जाम के पहले सुबह पापा की जो बांसुरी वगैरह रखी हुई है वो बजा रहे हैं मोटा के, ठीक। और फिर एग्जाम देने जा रहे हैं। मैथ्स में तो डब्बा गोल था ही था। आई थिंक 100 नंबर का एग्जाम था, 33 पे पासिंग मार्क्स होते हैं। ठीक। तो हम लिख के आए हैं वहां पे कि आई एम ए फ्लूट प्लेयर, आपको सीखनी हो तो आप कांटेक्ट कर सकते किस हैं। सब्जेक्ट सर में? प्लीज पास, मैथ्स में प्लीज मैथ्स। पास कर दे। और मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट वो क्या पास करेगा। फिर वहां से म्यूजिक का स्टार्ट हो गया, 12th के बाद फिर ग्रेजुएशन और इस फील्ड में है। तो म्यूजिक करियर को अपनाने के लिए आपके इंस्पिरेशन कौन रहे हैं? इंस्पिरेशन बेसिकली कहते हैं ना कि कोई इंस्पायर्ड अगर बॉय है तो अपने पिताजी से होते ही होता है।
तो पापा तो पहले इंस्पिरेशन रह ही रहे हैं। हम्म, फिर इंडियाज गॉट टैलेंट उस सीजन में आता था, एंड उस टाइम में जो उसका जो विनर था वो था एक फ्लूट प्लेयर था, ठीक सुलेमान। काफी छोटा बच्चा था और डिफरेंट वेरिएशंस करता था फ्लूट में। ठीक। पापा को भी सुना था, लेकिन तब लगता था यार ये क्या चीज है बजा रहा, पापा बजाते हैं बट ये कुछ अलग है यहाँ पे। हम्म, वो एक जो फायर थी क्या, करते हैं कोशिश। हम्म, तो लाइक हारमोनियम बजाना आता था, एंड सेम बेस सभी का सेम है, नोट्स सभी के सेम होते हैं, सरगम सेम होती है, तो फ्लूट पे मुझे पता था कि कौन सा नोट्स कहाँ पे बजता है। हारमोनियम से कॉपी करके उस पे बजाना शुरू किया। हारमोनियम का हाँ, सरगम बांसुरी में। बांसुरी पे कॉपी पेस्ट, कभी सरगम नहीं बजाई बांसुरी पे, कॉपी पेस्ट करके फर्स्ट गाना उठाया आओगे जब तुम साजन, ठीक। वो उस पे बजा के उसकी नोटेशंस कॉपी करके बजा रहे हैं। तो क्या होता है, चूंकि ये थोड़ा ब्लोइंग इंस्ट्रूमेंट है और प्रैक्टिस कर करके स्टार्टिंग में कोई सीख रहा है ना, तो ऑब्वियसली बात है ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, थोड़ी देर में ब्लैकआउट अजीब सा होने लगता है। ठीक, कॉन्शियसनेस। हाँ, सांस भर जाएगी दो चार फूक के, और बिगनिंग में तो आपकी फूक भी नहीं आती है, तो आप कोशिश करते हो तो एयर जो खाली जाती है, आप एकदम से लंबी लंबी गहरी सांस छोड़ो तो एकदम सर भारी हो जाता है, तो यार कैसे होगा ये यार। तो इंस्पायर्ड वहां से हुए सुलेमान से, वो काफी डिफरेंट चीजें करता था। तो लगा कि चलो इसको कोशिश करके देखते हैं ये क्या है, तब नॉलेज भी नहीं थी, और जब आपके अंदर नॉलेज ना हो, एक क्यूरियोसिटी हो खाली यार सीखना है ये क्या है जानने की, वो चीज शायद आपको एक आर्टिस्ट भी बना देती है। तो जब आपने ये इंस्पिरेशन अपनी लेके स्टार्टिंग की थी, तो शुरुआत में आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए थे? सबसे बड़ा चैलेंज बीइंग ए म्यूजिशियन है, बीइंग एन आर्टिस्ट, मुझे जो लगता है वो है गुरु। गुरु मिलना बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल। और आज की जनरेशन में क्या है कि आज के बच्चे चाहते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि ये हमें सिखाएगा या नहीं। हाँ। आज की जनरेशन ये हो गई, एक टाइम पे गुरु शिष्य परंपरा थी कि घर वालों ने भेज दिया है, आपको उनको ही अपनाना और सीखना है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि आज के बच्चे सोचते हैं अच्छा ये हमें सिखा पाया या नहीं, अच्छा इसको कितना आता है, ये बजा भी पाता है या नहीं बजा पाता है। लेकिन पहले क्या था कि आप जब गुरु के पास जाके बैठेंगे ना, आप बिल्कुल समर्पित हो जाएंगे उसको, और फिर जब वो चीज आपको देता है, वो एक आपकी लाइफ टाइम के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट कैसे? अचीवमेंट हो सकती है। तो वो मेरे आगे सबसे बड़ा हर्डल ये रहा, काफी भागना रहा, क्योंकि पापा से जो कुछ सीख पाए थे उतना सीखा, उसके बाद एडवांस और सीखना था, डिफरेंट चीजें सुनते थे फ्रेजेस। तो मेरे लिए फर्स्ट जो हर्डल सबसे बड़ा था वो तो टीचर का रहा है। उसके बाद धीरे धीरे जो आपको बहुत सारी चीजें आती हैं कि परफॉर्म कैसे क्या करना है, दुनिया में 50 लोग एक काम कर रहे हैं, हाँ, आप सबसे यूनिक कैसे हो सकते वैसे। हैं। तो ये जो जेन्युइन हर किसी आर्टिस्ट के साथ हर्डल्स रहते हैं तो वो। फिर इसको आपने कैसे फेस किया, और जो आपके गुरु कौन रहे हैं? अम, गुरु में बोले तो मतलब अगर पर्टिकुलर एक वो बोल दें तो लगता है कि भाई अगर आप इनको अब गुरु बोले तो उनकी अच्छी चीजें या जो कुछ भी उनमें क्वालिटी हो आपके अंदर होनी चाहिए बीइंग स्टूडेंट। सो गुरु मुझे लगता है नेचर से और एक्सपीरियंस से बड़ा कोई नहीं है, आप टाइम के साथ चीजें सीखते जाते हैं। तो फर्स्ट गुरु तो पिताजी रहे हैं, उनसे बेसिक मेरा हुआ। उसके बाद मुझे नॉलेज नहीं थी कि कैसे क्या फ्लूट में है। सो सोशल मीडिया ने काफी मेरा उसमें हेल्प की है। ठीक, तो दिल्ली के एक मेरे बड़े भाई हैं प्रशांत, उन्होंने उन वहां जाके मुझे पता चला कि अच्छा ये बेस फ्लूट जैसे आपके सामने रखी हाँ। हुई है, इतनी बड़ी फ्लूट्स होती है। अच्छा पिताजी बजा रहे हैं वो तो बिल्कुल अलग ही है, ठीक। प्रोफेशनली ये चलता है, इंडियन क्लासिकल में ये होती है। तो मुझे फर्स्ट नॉलेज तो वहां से मिली है। उसके बाद 2018 में 18 में ऐसा था कि टीचर का तो मुझे मिला नहीं, टीचर गुरु एक्चुअली वो था डिफरेंट। अगर आपको बोले तो कि टीचर को आपको पे आउट करना पड़ता है हाँ। मंथली, वो कला बेचता है हाँ। और गुरु देता है, ये फर्क है। सो फिर मेरा रेंडमली लखनऊ जाना हुआ। लखनऊ में एक संगीत विद्यालय है, वहां पर एक जो म्यूजिक के टीचर है। तो एक्चुअली म्यूजिक में क्या है, अगर आप अच्छे इंडियन क्लासिकल की या थोड़ा सा आप डीप म्यूजिक में जाएं तो वो एक खुले आसमान की तरह है, एक बंदिश वाला म्यूजिक नहीं है, एक लिमिटेड नहीं, वो नहीं सीखना था। तो एक कैफे में बैठे हुए थे, तो बांसुरी में सिर्फ पहला नाम जो हमने सुना था वो था पद्म भूषण पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी का। वो द गॉड ऑफ फ्लूट बोले जाते हैं। सो उनके यहाँ कैसे क्या सिखाते हैं पता नहीं, एक कैफे में बैठे हुए थे, उनका एक इंटरव्यू सुन रहे थे, तो उन्होंने बोला कि वृंदावन गुरुकुल करके है हमारा मुंबई में और भुवनेश्वर में, उसका नाम वृंदावन एक्चुअली वृंदावन नहीं है। तो वहां पर जो कोई डेडिकेटेड बच्चा है बहुत मेहनत करता है तो उसको वहां सिखाते हैं और चार्ज नहीं लेते। एक तरह से एकेडमी थी वहाँ पे। अकेडमी तो नहीं बोल सकते क्योंकि वहाँ गुरु शिष्य
परंपरा के तौर पे ही चलता है। आपको अपना काम खुद करना है सारा। आपको गुरुजी की सेवा करनी होती है, सारा वही उन्होंने बना रखा है, एकेडमिक बेस पे नहीं सिखाएंगे है। तो उसका चार्ज नहीं उसका चार्ज नहीं लेते ऐसा। वहां पे सुना और फिर जैसे तैसे कांटेक्ट किया, तो पता चला अच्छा कि वहाँ लिमिटेड लोग, भाई ऐसे सीखने के लिए बहुत से लोग आएंगे, हर किसी को नहीं रख सकते ना। लेगा। हाँ। आप में डेडिकेशन कितना, आप कितना टाइम उसमें दे पा रहे हो, हाँ। तो उस हिसाब से वो आपको जगह देते हैं और फिर आपकी लाइफ स्टाइल बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो मुंबई जाना हुआ वहां पे। फिर एक अनिल सर हैं, वो भी एज अ गुरु, गुरु बोले तो आप को कोई एक ऐसी चीज जो आपके जीवन में हमेशा काम आए, जिसको गुरु मंत्र बोलने एक तरीके हाँ। से, या कोई वो चीज, व्यक्ति आपके लिए गुरु है। या उनसे कोई चीज आपको मिली जिसने आपका पूरा जीवन ही बदल दिया। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली ये वो लोग थे जिनको सुबह उठ के हम वीडियोस में देखते थे। तो एक मजेदार वाकया है कि गुरु जी का जन्मदिन था, हाँ। आने वाला है 1 जून को। हाँ। तो वहां जाना हुआ। जिन लोगों को हम वीडियोस में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सब के सब आपकी आंखों के सामने खड़े हुए हैं। भाई मेरे पैर कप रहे थे वहां पे कि अभी क्या होने वाला है यहाँ पे। और फिर वहां जब जाना था उनसे, फिर बात कैसे करें। दैट टाइम ही वाज 81 ईयर ओल्ड। बेटी होती। हाँ, 2018 में। तो अभी सभी लोग ना एक राउंड सर्कल बना के खड़े हुए थे, तो पता नहीं कुछ हो रहा होगा यहाँ पे। अच्छा, इतने लोगों को देख के, जितने आर्टिस्ट थे, पंडित मुकुंद कुलकर्णी जी हुए या और भी राकेश भैया हुए, जो भी थे, उनको सबको देखते थे। अब वो सामने, तो बड़ा awkward लगता है यार, मतलब क्या बिल्कुल अलग ही जोन, आप वीडियोस में देख रहे हो और आंखों से उसे हाँ देख रहे बिल्कुल। हो। तो साइड में कुछ क्राउड था, और मैंने कहा चलो यार यहाँ पे भीड़ भाड़ है, थोड़ा साइड में जाके खड़े हो जाते हैं। अपना आराम से खड़े हो जाते हैं। थोड़ी सी भीड़ हटी, और सामने हर प्रसाद जी का, तो मेरी हालत खराब। मैंने कहा भाई, अरे यार ये तो सामने अब क्या करें, कैसे बात करूं। तो उनके गुरुकुल में जो उनकी सीनियर स्टूडेंट है, हाँ। उनसे थोड़ा हम सीखते थे। ठीक। तो वो लेके गई, बोले कि गुरुजी ये फर्रुखाबाद से आए हुए हैं। फर्रुखाबाद अगर आप किसी से पूछें तो वो नहीं बताएगा कि कहाँ है क्या है, उसको रेफरेंस देना पड़ता है। तो हम म्यूजिशियन साहब, ये बहुत प्लस पॉइंट है। जो लोग इंडियन क्लासिकल से, वो जानते हैं फर्रुखाबाद तबले का एक घराना है, एक स्टाइल है तबले में। तो हर कोई जानता है उसको। तब उन्होंने बोला कि फर्रुखाबाद से आए हैं। तो वो एक हो जाता है, कोई रेफरेंस देने की जरूरत ही नहीं कि तबले में इतना बड़ा शास्त्रीय घराना है, वो ये वहां से आए हैं। तो उन्होंने मेरी उनसे बात कराई। तो मतलब पूरा नी डाउन करके बैठे हुए हैं, हाँ। तो फोटो आपको दिखाएंगे, उनको हाथ जोड़ के, गुरु जी ऐसा ऐसा है और सीखना है। तो बेटा आप अभी आइए यहाँ पे, अभी तो स्थान नहीं है। हाँ। और जैसे जगह होती है आपको हम बताते हैं। खैर, वो एक अलग बात है कि उतना रहना वहाँ पे नहीं हो पाया, लेकिन जो भी समय वहाँ पे बीता है, एक आप जब पॉजिटिव पर्सन जिसने पूरा जीवन उस चीज में अपना लगा दिया हो और उस एज पर पहुंच चुका है, आप बैठोगे ना, वो एक वाइब ही अलग आती है। पॉजिटिविटी ऐसी होती है, आपको उनके सिखाने से ज्यादा उस वाइब से सीखने को बहुत मिल जाता है। नए नए थॉट्स ऐसे आपके पास आएंगे कि आपने कभी सोचे नहीं होंगे। अच्छा, ऐसा भी इसमें हो सकता है, सोच सकते हैं। ये है पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का। आप चार लोग ऐसे लोग बीच बेंच में बैठे हो कि जो आपकी जोन से बिल्कुल अलग है। हाँ। आप ना चाहते हो कुछ ऐसी बात कह दो कि अच्छा ये हम बोल रहे। सो काफी कुछ सीखने को मिला। फिंगरिंग पोजीशन जो फ्लूट होल्ड करने की है, हाँ। वो चेंजेस हुए हैं। मेलोडी कैसे जनरेट हो सकती है, वो काफी कुछ वहाँ पे इतनी मिला। वैरायटीज होती हैं फ्रूट्स, तो वो गोल्डन इरा रहा है जी आपके जी, लिए। बहुत ज्यादा गोल्डन एरा रहा है। मेरा लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट मेरी वही रही, सबसे बड़ी चीज। कि, वो कौन सा पल रहा था जब आपको रियलाइज हुआ हो कि हाँ मैं इस फील्ड में अपना करियर बना सकता हूँ। म्यूजिक में कैरियर से रिलेटेड अगर आप बात करें, तो जब यहाँ से ये सोच के निकलना हुआ, एक फायर थी कि अभी तो भाई मुंबई जाना है, सीखना है, जो होगा देखा जाएगा। तो मेरे साथ एक चीजें कुछ ऐसी रही हैं, थोड़ा हम स्पिरिचुअल भी हैं कि अगर अच्छा होता है तो ईश्वर की कृपा है, और बुरा हुआ तो चलो ठीक है, हो अच्छा। सकता है कुछ और बुरा हो सकता था, कम में निपट गया मेरा। तो जब फर्स्ट टाइम पंडित राकेश चौरसिया जी, राकेश भैया से या गुरु जी से जब मिलना हुआ, हम्म। तो उस मोमेंट के बाद जब आगे कुछ चीजें रही कि कंटिन्यू नहीं कर पाए, लेकिन थोड़ा फ्लैशबैक में जाके सोचा कि क्या कभी तुमने सोचा था गुरु हो जाओगे और यहाँ तक आओगे, वो भी इन लोगों से मिलना। हाँ। तो मैंने कहा इतना भी हो गया ना मेरे, बहुत बड़ी चीज है। अब जो होगा देखा जाएगा। अब तो कर ही लेंगे कहीं ना कहीं, जो भी होगा। जो तो भी करना है वही इसी अब में ही बोल करो। सकते हैं, आशीर्वाद अभी इनका मिल गया, अभी देखते हैं जैसा होगा। बस अब इसको छोड़ना नहीं है, अभी इसी को करना है। तो वहीं से आपने हाँ, ठान वो एक सबसे बड़ा मेरे लिए प्लस पॉइंट था कि अब कुछ भी हो जाए, करना तो इसी में ही है। सो मेरे लिए ना, ईश्वर कृपा ऐसी रही है कि मेरा कहीं ना कहीं जहां भी भगवान से जुड़ाव रहा है, वहां से मेरा खेल हो गया। फर्स्ट टाइम सावन का दिन था, हाँ। और एक शंकर जी के मंदिर में हम चार पांच लोग गा बजा रहे थे वीडियोस। लोगों ने वीडियोस बनाया, वीडियोस बहुत चला।
अलग अलग लोगों से सुनने को मिल रहा है या कहीं जा रहे हैं। कि अच्छा, एक फर्रुखाबाद की एक चीज है, क्यूरियोसिटी लोगों में बहुत होती है। हाँ, तो जैसा कि फ्लूट है तो इसका बैग भी काफी बड़ा रहता है। तो उस बैग को हम लेके जा रहे थे, और आदमी वो देखता है ये है क्या चीज। हाँ, अब वो गाड़ी आगे लाया, रोक रहा, पूछ रहा तो भैया जाओ, मैं है ही कहाँ हाँ, से। तो जी, वो यहाँ का बड़ा सीन है कि कोई नई चीज है तो सही, आदमी उसको बड़ा इंटरेस्ट के साथ हाँ, देखता है। एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि है क्या? मजेदार, क्या बोला, बेसबॉल बैट तो नहीं ले जा रहा हाँ, भाई कहीं। खैर, तो फर्स्ट जो चीज मेरे साथ थी कि मंदिर में प्ले कर रहे थे, वहां से काफी वीडियोस वगैरह वायरल वगैरह हुए। वहां से बड़ी अचीवमेंट मिली, फिर बाहर शहर भी निकलना हुआ, दिल्ली वगैरह। हम्म, वहां पर शुरुआत हुई, कुछ बैंड्स के साथ ज्वाइन किया है, अच्छे से उनके साथ परफॉर्म किया। वो भी एक मजे की चीज है कि 31 ऑफ दिसंबर का सीन था, और वो भी एक स्पिरिचुअल कम्युनिटी से जुड़े हुए थे। वो वहां पे फंक्शन होना था। ठीक, दिल्ली, हाँ, दिल्ली में। तो उन्होंने बुलाया वहां पे कि आपको यहाँ परफॉर्म करना है। फर्स्ट परफॉर्मेंस मेरी वहां थी। एक ड्रेस कोड रहता है उनका, जिसमें एक नेहरू जैकेट ब्लैक रहती है। उस परफॉर्मेंस के बाद जैकेट मुझे वापस करनी थी उनको कि हाँ, भैया ये हो गया है। तो बोले अब रखो, आज से कमौती में। अच्छा, वहां से शुरुआत हुई। वाह! तो ऐसा कौन-सा मोमेंट है आपकी लाइफ में जब आपको ये रियलाइज़ हुआ हो कि हमने एक माइलस्टोन अचीव कर लिया है? ऐसा तो हालांकि अभी तक उतना ज्यादा फील नहीं हुआ, क्योंकि हमारी फील्ड बड़ी डिफरेंट है। म्यूजिक एक लंबा सफर है, ठीक है। इसमें मंजिल नहीं है। आप चलते जाइए, चलते जाइए। तो माइलस्टोन तो नहीं बोल सकते कि आपने अचीव कर लिया, लेकिन हाँ, लेकिन जब लोगों से अप्रिशिएशन मिलने लगती है, आपके बारे में लोग सुनते हैं, पूछते हैं। अभी भी ऐसा होता है बहुत अच्छा बार। बोलते हाँ जी। कभी रोड पे निकल के जाओ, सडनली कोई आपको दो चार बार देखे और पड़ोसी को हैं। बात करे, हाँ, लगता है कि अच्छा हाँ, ये जानता है कहीं ना कहीं। अभी वो कहाँ से हुआ। तो फिर लगता है कि चलो, एटलीस्ट लोग कहीं ना कहीं से जान रहे हैं आपको, सोशल मीडिया के थ्रू सुन रहे हैं। तो फिर जब लोग इस तरीके से इंस्पायर्ड होते हैं, कहीं ना कहीं आपसे भी इंस्पायर्ड होते हैं, और आप भी कहीं ना कहीं लोगों से सीखते हो, तो फिर लगता है कि चलो, एक स्टेप तो आगे बढ़े हैं कि जिस फील्ड को सोच के हम आगे बढ़े थे, कुछ करना है। अब लोग उससे इंस्पायर्ड हो रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं सीखने का। तो ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट लगती है एक्सप्लोर ही कर कि सकते हैं। जी जी, लाइफ में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट आपके लिए। रुद्राक्ष जी, आपकी इस पूरी जर्नी में कोई ऐसी फेवरेट धुन है जो आपके काफ़ी करीब हो, जो आप यहाँ पे परफॉर्म करना चाहें? बिल्कुल, बिल्कुल। एक गाना बहुत करीब है, इसकी लिरिक्स एंड वो वाइब ही अलग आती है। अभी मुझ में कहीं अग्निपथ जो गाना है, वो विश्वनाथन। हाँ।
पास एक मीडियम फ्लूट भी, एक्चुअली फ्लूट दो थी, बेस और मीडियम। तो मुझे लगता है कृष्ण जी बजाते होंगे तो छोटी बांसुरी बजाते होंगे, क्योंकि इसका साउंड जो थोड़ा शार्प रहता है। अभी ये कौन सी आपने प्ले की थी? अभी मुझ में कहीं, तो ये बेस फ्लूट है। बेस ठीक है। और ये कौन ये सी एक है? मेरे पास एक मीडियम फ्लूट है। मीडियम। तो चूँकि वो पहाड़ों में बजाते हैं कहीं, वहाँ आवाज़ भी गूंज के बहुत आती हाँ है, हाँ हाँ। तो साउंड इसका शार्प है। एक सिलसिला मूवी का गाना है, आप शायद सुना होगा, तेरे मेरे होंठों पे, हाँ। उसका छोटा सा पार्ट दिखाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया था। थैंक यू। तो ये आप ज़्यादातर कहाँ प्ले करते हैं दोनों ही? इसका तो मोस्टली जहाँ जब काफ़ी हाई साउंड का कुछ प्ले करना हो, लाइक तो उसका थोड़ा शार्प साउंड है, थोड़ा हाई में जब बीच प्ले करना हो तो वहाँ पे छोटी फ्लूट का यूज़ होता है। बेस में। हाँ जी। जहाँ पे थोड़ा सोलफुल है या कोई कुछ बोल रहा है बैकग्राउंड में साउंड दे रहा है फ्लूट का, तो उसके लिए बेस फ्लूट यूज़ होती तो रुद्राक्ष जी, कभी कोई ऐसा मूवमेंट हुआ जब आप लाइव परफॉर्म कर रहे हो, कोई फनी या एम्बैरेसिंग किस्सा हुआ हो? एम्बैरेसिंग फनी तो मेरी हालांकि पूरी लाइफ की है। मेरे सर्कल के जितने भी लोग जानते हैं कि मतलब ये बड़ा अपने आप बोलते हैं ना चकलसी लड़का है, चकलसी। ये खिंचाई करेगा, ये कभी सीधी सीरियस बात करके क्या करना है। हाँ। हर कोई सीरियस बात करता है, हर कोई सीरियस पड़ा हुआ है, अरे चार बातें करनी है तो हंसी वाली करो, मस्त करो, सबसे बढ़िया। तो मेरे साथ तो लोग जानते हैं मेरा जॉली नेचर है बहुत ज्यादा। ठीक। सो ऐसे किसी हो जाते हैं हाँ। लाइक स्टेज पे फनी मोमेंट। एक्चुअली आई वाज अ वेरी शाय पर्सन, बहुत ज्यादा, मतलब इवन लड़कियों को देख के मेरी बहुत हालत खराब जी, होती थी, ठीक है। बहुत ज्यादा। अभी भी मतलब इतना फ्रैंकली हो चुके हैं, बट हाँ। फिर भी जहां चार से इकट्ठी हूँ तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ती है। फर्स्ट मेरा परफॉर्मेंस थी, अ, एक फिजिक्स के सर है, उनके इंस्टीट्यूट था, न्यू ईयर की पार्टी थी, सीधी वाली फ्लूट बजाते थे। ठीक। सारे लड़के इधर बैठे हैं, लड़कियां लाइन से यहाँ पे बैठी हुई हैं। आपके। हाँ ठीक। भाई, वीडियो बना, मेरा वीडियो देख रहे हो, पूरा जो बजाया है ऐसा करके नीचे ऊपर हम देख ही नहीं। एक तो ये, और ये चीज मेरे साथ रिपीट हुई है एक साल पहले, दिल्ली यूनिवर्सिटी के गर्ल्स कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज में जिंदगी में पहली बार इतनी लड़कियां देखी है हमने सामने, 600 700 बैठी हुई है, आप ऑडिटोरियम में बैठे हुए हैं, साउंड साथ साउंड चेक करना है। अभी वो सामने परफॉर्मेंस चल रही है। अब प्रॉब्लम क्या है ना कि हम लोग ना एक्चुअली जिस सिटी से बिलोंग करते हैं तो लगता है कि यार पता नहीं सामने वाला क्या सोचेगा, गलत ना सोच ले, वो चीजें हेजिटेशन हम लोग के अंदर होती है। तो अभी बजा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं यार एक जगह तो आंख टिका के बजाएं। वो भी पूरा परफॉर्मेंस मेरी ऐसी गई है। तो ये तो थोड़ा शाय नेचर वाला हो के बाद में आप सोचते हो, कह रहे यार क्या किया भैया, थोड़ा खुल के बजाना चाहिए था ऐसी हाँ। जगह तो। थोड़ा सा एम्बैरेसिंग और फनी का बताए तो आगरा में एक शो था मेरा, और जो म्यूजिशियन था उसने रिसेंटली हायर किया हुआ था। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि पूरा जो प्लेलिस्ट होती है अपनी दे देते हैं, और कहाँ से गा रहे हैं वो स्केल वाइज हम लोग का एक सेट होता है। अब प्लेलिस्ट कैसे मिलती है?
वो पूरा अपना बना लेते हैं, ये सॉन्ग गाना है, पूरी उनकी लिस्ट रेडी होती है, ये परफॉर्मेंस हम देंगे स्टेप बाय स्टेप। बैंड को दे दो। हाँ, बैंड मेंबर्स को दे देते हैं हाँ, और स्केल्स लिखा होता है कि ये गाना इस स्केल से गा रहे हैं ऐसा करके। ठीक है। मेरे पास उसने लिस्ट नहीं भेजी, ठीक है। उसने भाई 3 शोज मेरे से करवाए, 3 शोज की मुझको डन कर दिया कि भाई ये डेट से लिख लो। ठीक। पहला कर लिया, पहले में थोड़ा-सा हम हेजिटेट होके बजा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड शो में तो जिस बंदे के थ्रू गए थे, वो खुल के बजाओ, दबा के पीस मारो। ठीक भाई, दबा के पीस मारेंगे। कोई एक गाना आया, उसका स्केल उसने हमें बताया नहीं था क्या है। वो बोला सी शार्प, हमें सुनाई दिया डी शार्प। हाँ। हमने उठा ली बांसुरी। अब वो बोला तो दबा के बजाना। अब पार्ट का आया, हमने जो दबा के बजाया वो अलग ही स्केल में चल रही है। वो वाह उस्ताद क्या बात है, पीछे मुड़ के देखा। अगले ने फिर तीसरा शो दिया, नहीं बोला भैया वॉयलिन वाले को ले जा रहे हैं इसको। हमने कहा इसमें खाली में भी इस तरीके के किस्से होते रहते हैं। हाँ, तो ये बनी भी हो गया। ये बहुत ज्यादा मैंने से किया था, कह रहे यार क्या बिल्कुल अलग बजा रहे हो बांसुरी, और वो जो पीछे मुड़ के बोला है क्या बात, एक्सप्रेशन उस। हाँ, फिर बाद अलग ही में हो कहा कि गया। हमने यार इसके लिस्ट में कुछ बताया, हम दूसरी फ्लूट उठाए हुए थे। हाँ, सो बढ़िया था। रुद्राक्ष जी, आप म्यूजिक के थ्रू अपनी रूट्स और कल्चरल हेरिटेज से कनेक्टेड कैसे रहते हैं? म्यूजिक में बात करें तो मेरा जो इंस्ट्रूमेंट है वो बांसुरी है, जिसको तो अखंड ब्रह्मांड नायक योगी राज श्री कृष्ण ने धारण किया है, साधारण तो नहीं होगी। हाँ। जिसको धारण करने वाला ही असाधारण हो। और सनातन की जहां बात आती है वहां सबसे पहले रामकृष्ण दो नाम है। तो जिन्होंने, आप ये समझिए, जब गिरिराज पर्वत को धारण किया, एक हमारी बहुत ही सीनियर दीदी है और कोच है, वो उनकी एक लाइन है कि एक उंगली पे गिरिराज को धर लिया, 10 की 10 उंगलियों से बजी बांसुरी। तो इतना बड़ा व्यक्ति जिसको हम परम ब्रह्म कहते हैं, वो जब बांसुरी बजाता है उसे 10 उंगलियां यूज करनी पड़ जाती है। तो कल्चरल तो सबसे पुराना ओल्डेस्ट इंस्ट्रूमेंट, अगर माँ सरस्वती की बात करें तो वीणा के बाद मुझे लगता है बांसुरी है। तो जब भी इसको बांसुरी की जब भी बात आएगी तो श्री कृष्ण की बात आनी बिल्कुल। है। तो हमारी रूट तो हमेशा उन्हीं के साथ जुड़ी हुई है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर आप थोड़े से भी डिवोशनल हैं तो बांसुरी आई थिंक वही सीख सकता है जो कहीं ना कहीं कृष्ण से जुड़ा हुआ है। ये जो अटैचमेंट है उन्हीं की कृपा से हो पाता है। और जब भी आप जो भी फ्लूट प्लेयर्स हैं सीखते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लाइंस मुझे मोटिवेट करती है, और ये लाइन आप हमेशा बोलिए और जब आप परफॉर्म करें तो कहीं ना कहीं एक वो डिवाइन पावर है, आपकी परफॉर्मेंस कैसी अच्छी हो जाएगी आपको नहीं पता। तो कहते हैं अब सौंप दिया है जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में, मुझ में तुझ में भेद यही, मैं नर हूं तुम हो नारायण, मैं संसार के हाथों में हूं, संसार तुम्हारे हाथों में। तो हमारी रूट्स, हमारी जो जड़ें हैं हमेशा उन्हीं के साथ जुड़ी हुई हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं तो समझ लीजिए फिर सबके साथ में। राधे राधे। राधे राधे। तो इस पूरे जो आप परफॉर्मेंस करते हैं बैंड्स के साथ में या किसी ग्रुप के साथ में, तो टेक्नोलॉजी ने आपकी किस प्रकार से हेल्प की और क्या ये आगे चल के आपके लिए घातक भी हो सकता है यही के? टेक्नोलॉजी, देखिए, जो भी चीज है ना, हम कहते हैं ना आवश्यकता आविष्कार की जननी है। हमारी जो आवश्यकता है वही नई नई इन्वेंशन करवाती है, अच्छे यूज भी है नेगेटिव यूज भी है। हाँ। चाकू आप सब्जी काटने में यूज नहीं करते हो, मर्डर के लिए यूज करते हैं। तो टेक्नोलॉजी अच्छी भी है और हार्मफुल है अगर उसका मिस यूज। अच्छा, उसका प्लस पॉइंट बोले तो सबसे बड़ी चीज ये है कि जैसे कि अगर आप मेरे इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो विंड इंस्ट्रूमेंट जो हुए हुए हैं, हम्म। लाइक फ्लूट हो गया है, या कुछ स्ट्रिंग भी इंस्ट्रूमेंट्स में कर लें जैसे सारंगी वगैरह, ये वो इंस्ट्रूमेंट्स है जिसको एआई डिफीट नहीं कर सकते। ठीक। इसका जो साउंड है आप जनरेट कर ही नहीं सकते हो किसी भी टेक्नोलॉजी से, ओरिजिनल जो फील आएगा उसी से आएगा। ओरिजिनल से ही है। हाँ, इससे आना है इंस्ट्रूमेंटल की। हाँ। बट एज अ वोकलिस्ट आप देख रहे हो आजकल एआई क्या कर रहा है कि लोगों की वॉइस को डब करके, एक वो गाना मैं लुटिया पुटिया जाऊंगा, उसको रफी साहब को गवा दिया हाँ। है उन्होंने। हाँ, और बिखरने का मुझको शौक है बड़ा, ये वाला गाना किशोर कुमार जी की आवाज में आ रहा है। नए नए सॉन्ग्स लता जी की आवाज में। खैर वो, अब वो जमाना चला गया है कि आदमी उतने एफर्ट्स करे, बट इसका फायदा ये है कि समहाउ आर्टिस्ट अगर पहुंच नहीं पा रहे रिकॉर्डिंग के लिए, तो एक पर्सन अपना डमी रेडी कर लेगा म्यूजिक का, कि म्यूजिक इसका क्या होना है, और उसकी वॉइस से वो क्रिएट कर सकता है ना। बट ये है कि उस एआई को भी कंट्रोलिंग करने के लिए कुछ प्राइवेसी जरूर लाना बहुत जरूरी है।
तो इसमें प्लस पॉइंट तो ये है कि अगर कोई आर्टिस्ट नहीं पहुंच पा रहा है तो उसकी जगह एआई बहुत अच्छे से काम कर सकता है, और जहां जहां माइनस पॉइंट्स है वो उसको ठीक करके दे सकते हैं। ये प्लस पॉइंट उसका है। घातक इसीलिए कि अगर आप किसी के परमिशन के बिना आप उसका यूज कर रहे हो, मिसयूज जा रहा है उसका, तो ये कहीं ना कहीं तो हार्मफुल है। रुद्राक्ष जी, आपके लिए म्यूजिक में लव की डेफिनेशन क्या है? म्यूजिक में लव समर्पण है, उसके अलावा कुछ मुझे ठीक। स्पेशली बांसुरी के लिए अगर आप उसको समर्पित नहीं हो ना तो आपको कभी नहीं आई। पिताजी मेरे को कहते कि छोटे पे क्या होता था, बांसुरी बजा के रखती साइड में तो बहुत बड़ा टैप हो जाती थी वो। ठीक। पापा कहते थे बेटा बांसुरी को संभाल दोगे तो बांसुरी तुम्हें भी संभाल लेगी। तो समझ में नहीं आता था मेरे, यार ये क्या है। लेकिन हमारा जो रिलीजन है वो इतना ब्रॉड है, हम कहते हैं ना कण कण में भगवान है। तो बाद में सोचा कि इसमें भी जो उस गॉड पार्टिकल जो मौजूद है ना, आप उसे सम्मान दोगे तो वो आपको कहीं ना कहीं सम्मान जरूर दिलाएगा। बांसुरी एक ऐसा असाधारण इंस्ट्रूमेंट है। इवन लव की बात है तो आज की जनरेशन में मुझे नहीं लगता कि अफेक्शन के अलावा कुछ और भी हो। लव तो था, आप देखिए ना, जब माँ सीता को रावण ले जाता, हनुमान जी पहुँचते हैं और एक अंगूठी दिखाते हैं। आज की जनरेशन में कोई किसी को किडनैप कर ले और अंगूठी लेके जाए, खैर अरे यार ये तो नहीं की लग रही है, बिल्कुल एज इट इज़ है। उन्होंने क्या कहा, जीत को सके अजय रघुराई, माँ आती ऐसी रस नहीं जाई। उन्हें कोई जीतने वाला पैदा ही नहीं हुआ और ऐसी कोई चीज़ नहीं जो उसे बनाते, वो लग। और श्री कृष्ण जिन्होंने इस बांसुरी को अपना वाद्य बनाया, आप बेसिकली देखें मेरे पास जो फ्लूट है ये एक सूखा बांस का टुकड़ा है। अच्छा उसमें भी वोल्स है, कुछ भी नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रिक नहीं है, कोई भी इसमें वायर ऐड नहीं है। और जब लेकिन जब आप बजाते हो तो लोग रो लेते हैं, ऐसा उनके साथ इमोशनली कनेक्टेड हो जाते हैं। तो आप ये समझिए कि श्री कृष्ण भी जब वो हम कहते हैं ना ईश्वर है, और वो जब आए अवतार लेके, उन्होंने क्या नहीं किया। जब एक किस्सा मिलता है जहाँ पे ब्रह्मा को अभिमान हो जाता है कि अरे यार ये तो बालक ही भगवान कैसे है। अब वो आते हैं परीक्षा ले रहे, तो वो क्या कहते हैं, एक थ्योरी है मल्टी यूनिवर्स की चल रही है इस टाइम में कि और भी ब्रह्मांड है जहाँ पे जीवन है और भी कनेक्ट। हाँ, तो वो वहाँ से सारे विष्णु और ब्रह्मा को लाके इकट्ठा कर देते हैं कि देखो तुम तो अकेले यहाँ के हो, तुमसे भी भयंकर भयंकर कौन है, वो कृष्ण। ठीक है। और जब गोपियाँ उनको बोलती है ना माखन है किसी के लिए, तो ऐसे देती नहीं, वो नाच कर देती पहले। तो एक बड़ा प्यारा छंद मुझे ध्यान आ जाता कि शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाई निरंतर गावे, ताई अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे, नारद ते सुख व्यास रहे पछियारे तो पुनि पार न पावे, और ताई अहीर की छोहरिया छछियावरी छाछ में नाच नचा। तो मक्खन के लिए इसको नाच करवाती। वो कृष्ण जब बांसुरी को पकड़ते हैं, उनको 10 उंगलियां धारण करनी पड़ जाती है उसको बजाने के लिए, तब उनसे बजती है। तो इतना पावर, वो जब बांसुरी से प्रेम करता है तो उसको अपनी पूरी चीज़ें लगानी पड़ जाती है। तो प्यार यही कि आप प्यार में समझ, आप ये ना मांगो कि मुझे क्या मिलेगा, आप क्या दे सकते हो। आप बदले में चाह रहे हो तो वहाँ पे लव नहीं है। लव इज ऑल अबाउट सेक्रीफाइसेस। उसके लिए आपको समर्पण त्याग चाहिए होगा। तो म्यूजिक में भी आप जब उसको समर्पित हो जाएंगे, बिल्कुल आप समर्पित कर दीजिए अपने आप को पूरी तरीके से कि अब जो होगा ये संभाल ले, जो भी है। तो मेरा तो ऐसा रहता है कि हम बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, तो जब भी परफॉर्मेंस रहती है तो एक बार हमारा जैसा भी, हमें नहीं पता क्या बजेगी। बाद में ऑडियंस का फीडबैक मिलता है कि आप बहुत अच्छा फ्लूट बनाते हैं, ऐसा कुछ। मन में क्या है, बकवास बजा के ये लोग ऐसे ऐसे तारीफ कर रहे हैं। सो म्यूज़िक में तो लव यही है कि आपको पूरा डेडिकेशन उसमें देना होगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा उसके लिए, तभी वो आपको कुछ ना कुछ वापस में मिलेगा। आप हमारी ऑडियंस के लिए कोई मैसेज देना चाहें? आपकी ऑडियंस काफ़ी बड़ी प्यारी है और आपका पॉडकास्ट देखते होंगे, अच्छी कोशिश है। और म्यूज़िक से रिलेटेड आपकी जो भी ऑडियंस है उनको बस सिंपल सा एक मैसेज यही है कि आप जिस फील्ड में वर्क कर रहे हैं आप उसमें कॉन्टीन्यूसली लगे रहिए। डाउनफॉल आता है कभी कभी, लेकिन जिस दिन आपने ये सोच लिया यार अभी नहीं होना, आप उस दिन हार जाओगे। एक कहावत है, सारा खेलना स्टेट ऑफ माइंड है, माइंड सेटअप का मैनिफेस्टिंग। हाँ, मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। माइंड से सेट कर लिया कुछ भी हो जाए। मेरे साथ का ही किस्सा है कि जब मुंबई में मेरा टाइम रहा और नहीं देख पाए कि अभी क्या होना है, कि जो एक फेम चाहिए, एक होता है ना वो चक्रवर्ती सम्राट वाला, सब लोग जाने तो लगा कि यार बहुत बड़ा स्ट्रगलिंग नहीं हो पा रहा और वापस अभी घर जाना है। ठीक, उधर का तो पता नहीं, अपने शहर में तो हम ब्रांड बने थे, कृपा ईश्वर की, आप लोग सब जानते हैं कहीं ना कहीं। तो बस आप लगे रहिए कॉन्टीन्यूसली, इसको छोड़ना नहीं है। आपने एक बार डिसीजन ले लिया कि आप इस फील्ड में जाना है, इवन म्यूजिक में अगर जाना है,
कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना है, वोकल सीखना है, ज़रूरी नहीं आप गाएँ, आपको इंस्ट्रूमेंट भी सीख सकते हैं। थोड़ा दोस्तों कंटिन्यूअसली लगे रहना, जहाँ से भी आपको सीखने को मिले, क्योंकि एकलव्य के पास भी गुरु नहीं था, है ना? तो उसने भी किसी को गुरु मान कर उससे इंस्पिरेशन लेके सीखा हुआ है। तो आप भी वीडियोज़ देखिए, आजकल यूट्यूब का टाइम है बहुत ज़्यादा। आपको सोशल मीडिया पे बहुत सारे कोर्सेज़ मिल जाते हैं, बहुत सारे फ्लूटिस्ट है या इंस्ट्रूमेंटलिस्ट है, वोकलिस्ट, जो आपको कहीं न कहीं ट्रिक्स और सारी चीज़ें सिखाते हैं, आप वहाँ सीखिए। और आपको कोई अच्छा टीचर मिलता है तो आपकी दानिश की बात है। तो बस कंटिन्यूअसली आप लगे रहिए, अच्छा करते रहिए और एक दिन आपका मिलन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पॉडकास्ट पे आने